उतार कर भूमि में। तो बताती है कि चेस्टनट भी उनको काफी पसंद थे, है ना। वो गजब की चीज थी एकदम, और वो उनको भूनती और फिर उसके छिलके उतार कर उनको खाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनी हुई एक पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। तो वो बताती है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन भी वो खाती थी, जिसमें वो एक पुड़िया में बंधी रहता था जो है, और वो काफी अच्छा लगता था, और अभी भी वो उनको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। तो वो बताती है कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर चौड़ी, इस तरीके का होता है ना, जो चने जोर गरम का होता है, इस तरीके से वो बना के रखते हैं। तो वही वो बताती है कि नीचे से तो एकदम तिरछी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है, ताकि एकदम वो चने उनके हाथ में आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो वो एक गाने का नाम बताती है कि जो ये फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, ये गाना जो है उस टाइम स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। तो वो बताती है कि कुछ बच्चे तो पुड़िया पर तेज मसाला डलवाते थे, और जैसे पूरा मैदान घूमने के बाद भी वो पुड़िया उनकी चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफ्तार थी। तो वो बताती है कि खाते खाते वो लोग घूमते थे मैदान में। छुट्पन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो वो बताती है कि उन्होंने बचपन में अपने बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी भी की है, और ये तो कभी ना कभी बच्चों को ये मौका मिल ही जाता था। आगे वो बताती है, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़ों घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो वो बताती हैं कि वो पहले घोड़ों को ना काफी कमतर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के जो घोड़े थे उनके, वो तो काफी हष्ट पुष्ट होते थे, और मतलब मोटे ताजे होते थे और काफी सुंदर होते थे। उनकी बात कभी फिर करेंगी, वो ही कहती है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। तो वो बताती है शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, और सामने झाकू का पहाड़ हुआ करता था, ऊंचा चर्च था, चर्च में जब घंटियां बजती थी तो उसकी जो गूंजने की आवाज होती है वो फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो बताती है कि ऐसा लगता कि वो जो संगीत उससे प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो लोग जो यीशु है वो खुद ही कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा वो बोलती है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। आगे वो बताती है कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर पहले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगे, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो वो बताती है कि जब सूर्यास्त होता है तो जो सुनहरी धारियां, जो किरण होती है, वो फैल रही होती है। दूर दूर तक जो फैले पहाड़ होते हैं वो गहराने लगे, और दिखते दिखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। इट मीन्स तारे जो है वो निकलने लगे, रात होने लगी। रिज पर की
रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वो बताती है कि किस तरीके से वहां पे जब लाइट्स वगैरह जलती है ना रात में कितना अच्छा लगता है। तो वो वही बताती है कि रौनक रिल्स पर का की रौनक और दुकानों की चमक जो है उसका भी क्या कहना। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वो एक कोलाहल जगह तो वही वो बताती है कि कितना सुंदर वो लग रहा था रात में। स्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो वो बताती है कि स्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसमें शिमला और कायला ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वो बताती है जो मॉडल बना हुआ था उसमें क्या था कि एक इसकी पटरियां थी और उस पर खड़ी खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन और लाल टीन और छत वाला स्टेशन था। सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था, जैसे ट्रेन का पूरा मॉडल बनाया हुआ था। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। तो बताती है पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी और कभी कभी उनको जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो जैसे ही दिल्ली में उनकी आवाज आती थी तो बच्चे उनको देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो वो बताती है कि ऐसा लगता था कि जैसे भारी भरकम सा एक पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब, और देखा और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो वो बताती है कि उस गाड़ी वाले मॉडल वाली की जो दुकान थी उसके साइड में एक ऐसी दुकान भी थी जो वो कभी नहीं भूल पाती। यह कौन सी दुकान थी? यह वह दुकान थी जहां मेरी पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो वो बताती है वो दुकान थी जहां पर उनका पहला चश्मा बना था और वहां जो आंखों के डॉक्टर थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। तो बताती है कि शुरू शुरू में जब उनको चश्मा लगा था तो उनको काफी अजीब लगता था और छोटे छोटे बच्चे उनको देखकर बोलते थे कि क्या आपकी आंखों में कोई तकलीफ है। उस उम्र में ऐनक दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो वो बताती है कि जब उन्होंने पहले चश्मा पहना था तो काफी उनको अटपटा लगा था। छोटे छोटे बच्चे उनसे कहते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक पहनी है आपने, है ना, और दूध पिया करो। तो वो डॉक्टर की बात दोहरा देती थी कि कुछ देर में पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी, ये वो कहती थी उनसे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो बताती है डॉक्टर ने तो कहा था कि कुछ देर पहनोगी तो उतर जाएगा, लेकिन उनका चश्मा अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो बताती है बस नंबर कम होता रहता था लेकिन चश्मा नहीं उतरा, अब मैं ही इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो बताती है कि उसमें उन्हीं की गलती है क्योंकि वो क्या करती थी, दिन की लाइट दिन की जो रोशनी है उसको छोड़कर रात में टेबल लैंप में काम करती थी।
तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो बताती है कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा पहना तो उनके जो चचेरे भाई है उन्होंने उनको छेड़ा, उनको उनको कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो उनको ये कहकर चिढ़ाते हैं उनके चचेरे भाई जो है कि आंखों पर तो चश्मा इसलिए लगाया है कि ताकि दूर की दिखे, दूर की सूझे, और ये नहीं पता कि जो है सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो वो बोलती है कि उनको लगा तो कि ये ऐसे क्यों कह रहा है, लेकिन शेर जो है उनको ये बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो वो बोलती है कि जब वो चाय पीकर चले गए तो फिर वो कमरे में जाकर और आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी। तो बताती है कि उन्होंने कई बार अपने आप को देखा, पहले ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही। तो वो कहती है कि वो शीशे के आगे जाकर खड़ी हो गई, आईने के आगे, और अपने आप को देखती रही। पहले ऐनक उतारा फिर देखा फिर ऐनक उतारा, इस तरीके से वो देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो वो ऐसे अपने आप को देखकर बोल रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो बताती है कि उन्होंने अपने छोटे भाई का जो टोपा है वो सर पर रखा, पहना, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो वो बताती है कि तब तो अजीब लग रहा था शुरू शुरू में, लेकिन अब उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है, और अगर वो अब उतारती है तो उनको खाली खाली सा लगता है। याद आया याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहा दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपी। तो बताती है कि अब उनको वो टोपी याद आ गई कि जो वो पहनती थी काली फ्रेम वाली, है ना, मतलब टोपी पहनती थी, काला फ्रेम का उसका उनका चश्मा था और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों अब शिमला में सिर पर टोपी लगाना वो पसंद करती हैं, और उन्होंने कई तरीके की रंग बिरंगी टोपियां भी जमा कर ली हैं। कहाँ तो दुपट्टे का ओढ़ने का चलन था, और कहाँ ये सहज सुंदर सी जो है सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपी। तो वो बोलती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इस चैप्टर की जो कृष्णा शोभिता लेखिका है, और इन्होंने अपना इस चैप्टर में अपने बचपन के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।